हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता आज क्लास 12th का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा। उस सेकंड पेपर का जो पहला लेसन है वो प्रकाशिकी। प्रकाश के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। इसके संचरण के लिए माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में चलती है और ये तरंगे जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखों को संवेदित कर देती है, जिससे हमको वो वस्तु में दिखाई देती है। यानी प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश के बारे में विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश के बारे में जानकारी ली जाती है, प्रकाश के गुणों के अध्ययन किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, उस शब्द को कहते हैं प्रकाशिकी। उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं, यानी ऑप्टिक्स कहा जाता है उसको। प्रकाश के बारे में, क्योंकि प्रकाश एक तरंग है तो तरंग है तो तरंग की एक चाल होगी। प्रकाश जानते होंगे किसी माध्यम में जो होता है एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के संचरण की दिशा जो होती है उसको एक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये सब इसको लिखने का तरीका होता है, ये किरण। प्रकाश आप जानते हो किसी स्रोत द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो प्रकाश जिस माध्यम में संचरित होता है तो उसके संचरण की दिशा को एक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? किरण। किरण भी देखिए तीन तरीके की होती है। एक होता है समांतर किरण, एक आपका होता है समांतर किरण, इसको बोलते हैं समांतर किरण। इसको कहते हैं समांतर किरण कहते हैं। एक किरण आपका होता है, इसको कहते हैं अभिसारी किरण। अभिसारी किरण का मतलब होता है इसमें किरणें जो होती हैं वो सोर्स से बाहर माध्यमों की ओर क्या करती हैं? फैल जाती है इस तरीके से। इसको बोलते हैं अपसारी किरण। इसको बोलते हैं अपसारी किरण, डाइवर्ट हो रही है। और दूसरे टाइप में आता है, इसको कहते हैं जो किसी बिंदु की ओर, किसी पॉइंट की ओर केंद्रित होती प्रकाश किरणें, उन्हें क्या कहते हैं? अभिसरित किरण। अभिसरित, अपसरित है और ये अभिसरित है, यानी पैरेलल रे, डाइवर्जिंग रे और कन्वर्जिंग रे, ये होता है। प्रकाश को मैंने कहा कि प्रकाश किसी एक माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। क्योंकि प्रकाश एक तरंग है तो तरंग की अपनी एक आवृत्ति होती है, तरंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तरंग की अपनी एक चाल होती है। आपने इसके पहले जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो तरंग की चाल, तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में आपने संबंध लिखा होगा, V बराबर एन लैम्डा। V बराबर जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एन लैम्डा। परंतु यहां प्रकाश की, आप ये भी जानते होंगे प्रकाश की वायु में चाल जो होती है, वायु माध्यम में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको स्मॉल c से लिखते हैं। तो प्रकाश की चाल, वायु माध्यम की बात कर रहा हूं मैं, प्रकाश की चाल, आवृत्ति, और यहां देखिए आवृत्ति में एक चीज और होता है कि यहां तरंग की, प्रकाश तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को यन न लेकर न्यू से लिखते हैं। तो अगर वायु माध्यम की बात करें तो इसी फार्मूले को देखें तो C बराबर होता है न्यू लैम्डा। यहां न्यू क्या है? प्रकाश की क्या है? आवृत्ति है। प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। पहला गुण आपका होता है कि पहला प्रकाश के अगर गुणों की व्याख्या हम करें तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं, उसमें 2 गुण आते हैं। एक आता है तरंग गुण और एक होता है कण गुण। इसलिए प्रकाश जो होता है वो ड्यूल नेचर कहलाता है, द्विप्रकृति वाला, ड्यूल नेचर का होता है। तो प्रकाश के अगर हम तरंग गुणों की व्याख्या हम पहले करेंगे, इसके बाद उनके कण गुण की व्याख्या करेंगे। तो पहले का चैप्टर की बात करें तो प्रकाश के अगर गुणों की व्याख्या करें तो पहला गुण होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश में परावर्तन की क्रिया होती है, पहला गुण है।
इसके बाद इसमें होता है अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, व्यतिकरण होता है। ये प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या है। आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे मैं उनको बताऊंगा। एक बात आपको और बता दूं कि प्रदीप सर जो हैं वो आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे और मैं सेकंड पेपर पढ़ाऊंगा। तो मैं उसी के आधार पे आपको बता रहा हूँ। प्रदीप सर अपना वीडियो ऑनलाइन लोड करेंगे, उनको आप देखिए और जो भी दिक्कत हो आप मेरे नंबर का जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9336729115। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको नोट कर लें। 9336729115। ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा तो उसको आप नोट कर लें। अब मैं पर डे एक वीडियो आपको लोड करूंगा प्रकाश से गुणों की व्याख्या, न्यूमेरिकल का मैं क्वेश्चंस जो आपको है उसको मैं फोटोकॉपी करके उसको ऑनलाइन आपके उस पर भेज दूंगा, उसको आप सॉल्व करिए। और जो भी दिक्कत हो बेहिचक मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसमें आपकी जो अधिकतर प्रॉब्लम है उसको दूर कर दें। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कत आ रही है कि कुछ वीडियो क्लिप साफ नहीं आ रही है, जो वीडियो बन रहा है वो साफ नहीं आ रहा, तो देहात के बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है। इसलिए ये सुविधा यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ाऊंगा। जो भी आपको दिक्कत हो वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले प्रकाश के पहले गुण की व्याख्या करें। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती हैं, किसी सतह पर पड़ती हैं, चमकदार सतह पड़ती हैं, तो वो उसी माध्यम में टकराकर, उस तल से टकराकर, चमकदार सतह टकराकर किसी और दिशा में क्या हो जाती है, चली जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यहाँ चमकदार तल का मतलब सरफेस स्मूथ होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। परावर्तन तो खुरदरे तल से भी होता है, पर यहाँ जो पहले पढ़ाया जा रहा है कि चमकदार तल, जैसे शीशा हो, दर्पण पर पड़े, उस कंडीशन की बात हो रही है। तो प्रकाश का परावर्तन, इसको आप लोग शायद 10th में पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे 10th के बारे में, 10th में आपने पढ़ा भी होगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश जो होता है जब किसी चमकदार सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराकर उसी माध्यम में किसी अन्य दिशा में क्या हो जाता है, चला जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश की कोई किरण है, प्रकाश की किरण को आपको मैंने बताया एक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं। बहुत सारी किरणें हैं, तो पहले एक किरण के बाद मान लीजिए कि ये सतह है जो चमकदार है, चमकदार सतह को ऐसे दिखाते हैं, ये समझ लीजिए दर्पण है। तो मान लीजिए कि प्रकाश की किरण कोई आती है, कोई किरण आ रही है, स्थल पर आ रही है, जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, उसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। और सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और सतह से फिर ये टकराकर किसी और दिशा में चली जाती है, तो जिस दिशा में जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी इंसिडेंट रे, ये पॉइंट कहलाएगा नॉर्मल पॉइंट, और ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। अगर हम आपतन बिंदु पर तल के लंबवत, आपतन बिंदु पर तल के लंबवत अगर एक रेखा खींचें तो इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल कहा जाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, लिखा जाता है स्मॉल आई से। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और लिखा जाता है स्मॉल आर से। आया समझ? इसे आपतित किरण टकरा के जो वापस लौटेगी उसे परावर्तित किरण, और जो सीधे आपतन बिंदु से अगर हम तल के लंबवत रेखा खींचे तो इसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल कहा जाता है। इसी परावर्तन के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को डिफाइन करने के लिए दो नियम बताए गए हैं, जिसको प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। उसमें पहला नियम होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, पहला नियम है।
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों जो होते हैं एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है सबसे महत्वपूर्ण, ये कहलाता है आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। अगर तल चिकना होगा, स्मूथ होगा, तब ये क्रिया लगेगी। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। परंतु तल चिकना नहीं, खुरदुरा है, तब ये नहीं होगा। ये तो हो सकता है पर ये नहीं होगा। ऐसी दशा में किरणें आती किसी और दिशा से है, किसी कोण पर आती है और टकरा किसी और जगह, इस घटना को कहते हैं विसरित परावर्तन। पर यहां हम जो परावर्तन पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि जितने कोण पर आपतित होती हैं उतने कोण पर परावर्तित होती है। कब होगा? जब तल कैसा हो? चिकना हो, स्मूथ हो, तभी होगा ऐसा। हाई स्कूल में आपने दर्पण के बारे में पढ़ा होगा, तो पहला नियम आप लोग ये जान ही गए हैं कि प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम है, जानते भी होंगे, 10th में आप लोग पढ़े भी होंगे, इसमें बताया जाता है। यहाँ बहुत छोटी चीज आपको बताई जा रही है। मेन जो हमारा टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या जब करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। ये तो बहुत सिंपल है, इसके बारे में अधिकतर लोग जानते भी होंगे, तभी इसको ध्यान से सुनिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये पढ़े हैं तो क्या, ध्यान से सुनिए इसको, क्योंकि इसका काम आगे पड़ेगा, आगे इसकी चीजें को का उपयोग आगे होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, समतल दर्पण जानते होंगे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ा होगा कि समतल दर्पण क्या होता है कि यदि किसी कांच की प्लेट को ले लिया जाए, कांच की प्लेट, समतल प्लेट लिया जाए और समतल प्लेट के एक सिरे पर लाल ऑक्साइड और क्या या काले पेंट का लेप लगा दिया जाए, तो यह प्रबंध या युक्ति जो होती है वो कहलाती है समतल दर्पण। उसको बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समतल दर्पण के सामने अगर खड़े होते हैं तो वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ता है। आभासी मतलब पीछे बनता हुआ दिखाई पड़ता है, आभासी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। एक चीज आप लोग इसमें भी जानते होंगे कि इसमें जो होता है इसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। फोकस दूरी इसकी अनंत होती है, आवर्धन क्षमता इसकी 1 होती है। 1 होने का मतलब क्या होगा कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई समान होगी। एक चीज में ये भी साथ ध्यान लीजिए, आप जानते होंगे कि हम दर्पण से जितनी दूरी पर खड़े होते हैं, दर्पण में उस वस्तु का, अगर कोई वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उस दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब में तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ना होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जानते होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, इसका केवल फोटो लिया जाता है। ये सब आपने 10th में पढ़ेंगे। जब आपको दिक्कत होगी तो वो कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर लिख देंगे हमारे, तो हम आपको बता देंगे इसको भी डिराइव। ये बहुत 10th की चीजें हैं, अभी तो जो चीजें पढ़ा रहे हैं वो 10th की चीजें पढ़ाई रहे हैं, पर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आता है जो हमको यहाँ पढ़ना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, हमको गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना। गोलीय दर्पण क्या होता है? यदि किसी कांच के खोखले गोले, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, कांच का कोई खोखला गोला हो, उसको के एक सिरे को इसे मान लीजिए किसी प्लेन द्वारा, किसी समतल द्वारा क्या करिए, काट दीजिए। अब किसी समतल द्वारा काटने के बाद उसके एक सिरे पर क्या करिए, कलई कर, चाहे अंदर करिए चाहे बाहर करिए, कलई कर दीजिए। कलई मतलब लाल ऑक्साइड का लेप लगा दीजिए या काले पेंट लगा दीजिए, कलई कर दीजिए ताकि प्रकाश उससे बाहर नहीं निकलने पाए। तो यह प्रबंध जो कहलाता है वो कहलाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण आपका देखिए 2 प्रकार का होता है। पहला गोलीय दर्पण होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें परावर्तन क्रिया दर्पण के झुके हुए भाग से होती है।
परावर्तन क्रिया दर्पण के क्या होती है, झुके भाग से होती है, अंदर वाले यहां से, ये परावर्तन के झुके भाग से होती है। जबकि दूसरा एक दर्पण है जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण, इसमें परावर्तन क्रिया जो होती है दर्पण के उभरे भाग से होती है, यानी कलई अंदर की जाती है, यहां से होती है परावर्तन क्रिया, यहां से होती है। एक आपका आता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दो तरीके का दर्पण होता है, उत्तल और अवतल। अवतल दर्पण बता दिया, इससे परावर्तन क्रिया दर्पण के, गोलीय दर्पण के झुके भाग से होती है। उत्तल दर्पण का मतलब इसमें परावर्तन क्रिया जो होती है दर्पण के खुले भाग से होती है। अब दर्पण के संबंध में, गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाएं होती हैं, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसको तो पहली परिभाषा ये होती है जिसे कहते हैं दर्पण का द्वारक, एपार्चर कहा जाता है, दर्पण का द्वारक। दूसरा आता है दर्पण का ध्रुव, पोल। तीसरा आता है दर्पण का फोकस। दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस। तीन शब्द है, द्वारक, ध्रुव और फोकस। और एक होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ये होता है फोकस बिंदु और फोकस दूरी। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए वीडियो साफ नहीं आता है तो आप उसको आप कह देंगे तो उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करने का प्रयास किया जाएगा और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। ध्येय आपका यह है कि आपका समय नुकसान ना हो, कम से कम वीडियो आप देखें, उसको समझने का प्रयास करें, जो ना हो उसको दिक्कत आप बतावें, तरीका मैंने बता दिया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। जो समय है इस लॉकडाउन की स्थिति में, जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है कोरोना वायरस के कारण। और एक और बात ध्यान रखिएगा, सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 10th के सभी बच्चों के लिए, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सभी बच्चों के लिए है, ये सारे बच्चों के लिए। अगर आपके भाई बहन हो, आपके गार्जियन हो, जो भी हो, उनसे जरूर कहिएगा कि इस वर्ड्स को जरूर लोड कर लें, ये बहुत अच्छी चीज है। तो फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। पहला आता है दर्पण का द्वारक, ध्रुव, तीसरा फोकस बिंदु और फोकस दूरी, और दूसरा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं, दर्पण का द्वारक क्या होता है। एपार्चर, एपार्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। द्वारक का मतलब क्या होता है कि किसी गोलीय दर्पण का भाग, किसी गोलीय दर्पण के जितने भाग से परावर्तन, देखिए कलई से मान लिया अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो परावर्तन क्रिया कहां से कहां तक हो जाएगी। परावर्तन क्रिया यहां से लेकर यहां तक होगी, इस तरह भाग से परावर्तन क्रिया होगी। तो किसी गोलीय दर्पण का वह भाग जिसमें परावर्तन क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। पहला क्या समझ में, दर्पण का द्वारक क्या है, परावर्तन क्रिया गोलीय दर्पण के जितने भाग से होती है वह कहलाता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। दूसरा शब्द है इसमें दर्पण का, दूसरा शब्द अगर हम बात करें तो आता है दर्पण का, क्या मैंने कहा था, पोल। केंद्र क्या होता है, दर्पण का केंद्र नहीं, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, किसी गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, उसका जो मध्य बिंदु होगा। यह हम अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और लिखते हैं उसको कैपिटल पी से। ये पोल हो गया। और ये आपका, इसकी बात करेंगे तो पोल आपका ये हो जाएगा मध्य बिंदु, यानी ये दोनों लेंथ इक्वल होती है, लंबाई ये दोनों ही बराबर होती है। दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, वो दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र होता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे गोली आपको बताया कि गोलीय दर्पण जो बनता है वो किसी खोखले गोले से काटा जाता है। तो अगर मान लीजिए यहां से काटा गया है तो ये जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं।
जिस खोखले गोले का भाग, किसी गोले का भाग होगा तो उस गोले का जो केंद्र होगा उस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, आगे पीछे बढ़ा दीजिए, ये जो रेखा होती है इसे क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो कहलाती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसको हम r से लिखते हैं यहां तक की, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या समझ में आया? वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। लिखते किससे हैं? स्मॉल r से। थैंक यू। अब आगे इसके बारे में जो चर्चा करेंगे कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम में। कल प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।